You're like him. Okay, thank you. So good morning, everyone. We are doing Industrial Laws last unit, Employees Compensation Act 1923. हमने कंटिन्यू करते हैं आज. So लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था, हम कॉम्पनसेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि कितना कॉम्पनसेशन एक्चुअली दिया जाता है. हमने डिफरेंट केसेस में लिमिट्स पढ़ी थी, राइट? सो देयर आर सम एडिशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल ऑफ दैट. लेट्स सी दैट नाउ. So one is first of all compensation regarding accidents occurring outside India. अब अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो फिक्स करना है फॉर एन एक्सीडेंट विच हैज अकर्ड आउटसाइड इंडिया, बट एम्प्लॉयज वाज द एक्सीडेंट हैपेंड अराइजिंग आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था ना, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. So what will happen here is the commissioner will take into account the amount of compensation. Commissioner कौन होता है? ये एक authorized person है. इनके बारे में भी डिटेल में पूरा एक गाइडलाइंस और लॉ में बताया, वो भी हम करेंगे. So this commissioner person, they will take into account the amount of compensation to be awarded to that employee as per the laws of the country in which the accident occurred, and will reduce the amount fixed by him by the amount of compensation awarded to the employee in accordance with the law of that country. क्या कह रहे हैं अब? This employee is residing outside India, या फिर he was temporarily outside India for the employer's work, and वहाँ पे उनका कोई एक्सीडेंट हुआ. तो इस केस में जो कॉम्पनसेशन पर्सन जो कमिश्नर ओवरसी कर रहे हैं, दे विल डिसाइड दैट इनका जो कॉम्पनसेशन है वो इन्हें मिलेगा आउटसाइड इंडिया ही. what the compensation will take into account the amount to be awarded in which in accordance with the law of the country in which the accident occurred. तो जिस कंट्री, हर कंट्री की जो इंडस्ट्रियल लॉज होती है ना, वो अलग होती हैं. सो देखा जाएगा अब कि कौन से कंट्री में उनको देना है, सॉरी जिस कंट्री में देना, उनकी कौन सी लॉज हैं जिस टाइप से उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा. एंड दे विल रिड्यूस द अमाउंट फिक्स्ड बाय द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड टू द एम्प्लॉई इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री. की जो टोटल कॉम्पनसेशन जो इंडिया के लॉ के हिसाब से बनता, और जिस कंट्री में वो थे, मान लो वो यूएई में थे, ठीक है, उस कंट्री के हिसाब से जो बनता, तो वो अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर देंगे अमाउंट को जो फिक्स्ड उन्होंने पहले से किया हुआ था. ठीक है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटी है यहाँ पे? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेक्शन 4 subsection 1 previous one that the monthly wages in relation to which and as in relation to an employee as it may consider necessary. क्योंकि देखो, हमने कॉम्पनसेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें मंथली वेजेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है. ठीक है, मंथली वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो जैसे स्पेसिफाइड है रूल्स, that what all will be included in the monthly wages, what will be the monthly wages of the employee, वो कंसिडर करेंगे फिर कॉम्पनसेशन की कैलकुलेशन के लिए. ठीक है. अब हाफ मंथली पेमेंट्स क्या हैं? हाफ मंथली पेमेंट्स आर प्रोवाइडेड वेयर द एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ any payment or allowance by way of compensation during the period of disablement prior to the receipt of such lump sum or of the half month payable. It will be deducted from any lump sum or half monthly payment to which the employee is entitled. क्या है? Part of the payment has been received by the employee. Simply उसको बोल रहे हैं वो डिडक्ट कर देंगे. lump sum अगर कुछ मिलना था, उससे पहले कुछ मिल गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट, जैसे उन्होंने कोई उन्हें अलाउंस दे दिया या कॉम्पनसेशन दे दिया था, सो उस लमसम का पार्ट का या जो टोटल हाफ मंथली अमाउंट पेबल था, पार्ट ऑफ इट वाज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय अर्लियर. तो इट विल सिंपली बी डिडक्टेड जो टोटल अमाउंट है उसमें से. दैट्स इट. नो हाफ मंथली पेमेंट, अगर कुछ ऐसा नहीं दिया है, नो हाफ मंथली पेमेंट shall be given in any case in case the exceeds the amount, if any, by which half the amount of the monthly wages of the employee before the accident exceeds half the amount of such wages. क्या कह रहे हैं? जितनी उसकी मंथली वेजेस थी, जितना उसका कॉम्पनसेशन बनता था, half the amount of the monthly wages of the employee before the accident and half the amount of wages he is earning after the accident. अर्निंग कैपेसिटी उनकी कम हो गई है तो सैलरी कम हो गई एक्सीडेंट के बाद, तो जो रिड्यूस्ड सैलरी है और जो एक्सीडेंट से पहले की सैलरी थी, उन दोनों अमाउंट्स का जो हाफ है देखा जाएगा which one exceeds which one. In case it exceeds the amount, how much will it exceed by? जितना भी
एक तरह से अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होने का कॉम्पनसेशन देना है ना उन्हें, क्योंकि डिसेबलमेंट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अर्निंग कैपेसिटी हैज नाउ रिड्यूस्ड। सो जो डिफरेंस इन देयर इनकम्स है, हाफ डिफरेंस जो है वो उनको एज कॉम्पनसेशन दे देंगे, ठीक है। देन रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है। द एम्प्लॉय shall be reimbursed the actual medical expenditure incurred by him for the treatment of injuries during the course of employment. Whatever the medical expenditures are incurred, जो उनके medical treatment के लिए चल रहा था for the accident which happened during the course of the employment, it shall be reimbursed in full to the employee. Okay. Cessation of disablement. Yeah, on the cessation of the disablement before the date on which any half monthly payment falls due. यानी कि disablement now the employee has recovered, it has ceased now, खत्म हो गया वो disablement की problem. On the cessation of the disablement before the due date on which any half monthly payment falls due, there shall be payable in respect of that half month a sum proportionate to the duration of the disablement in that month. क्या कह रहे हैं? हाफ मंथली पेमेंट्स के कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय को जा रहे थे, ठीक है। जो नेक्स्ट पेमेंट की ड्यू डेट थी उससे पहले एम्प्लॉय हैज रिकवर्ड, तो क्या होगा? देयर शैल बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हाफ मंथ अ सम प्रोपोर्शनेट टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिसेबलमेंट इन दैट मंथ। कुछ नहीं कह रहे हैं, जो हाफ महीने का कॉम्पनसेशन या सैलरी जो भी बोलना है वो उन्हें मिल रहा था पहले, उसको वो देंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट करके देंगे। जैसे मान लो 15 दिन की सैलरी थी, कुछ 15 दिन का कुछ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 1500 था कॉम्पनसेशन 15 दिन का ही, ठीक है। एम्प्लॉय उस हाफ मंथ की जो 1500 की जो ड्यू डेट मिलनी थी, मनी की ड्यू डेट थी, उससे पहले द एम्प्लॉय हैज नाउ रिकवर्ड, ही इज नॉट डिसेबल्ड एनी मोर। तो मान लो ही रिकवर्ड ऑन 6th ऑफ दैट मंथ, ठीक है। तो उन्हें वो फर्स्ट के 6 दिन तो वो डिसेबल्ड थे ना, तो उस दिन उन 6 दिन का उन्हें प्रोपोर्शनेटली कर देंगे कि 15 डेज का बनता है 1500, तो 6 डेज का कितना बनेगा, उतना कॉम्पनसेशन विल बी गिवन टू द एम्प्लॉय, ठीक है। आई होप इट्स अंडरस्टूड। नाउ डिपॉजिट ऑफ द सम विद द कमिश्नर, डिपॉजिट कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इफ द इंजरी ऑफ द एम्प्लॉय रिजल्ट्स इन हिज डेथ, the employer shall, in addition to the compensation under subsection 1, जो total compensation बनता ही बनता है, जिसके बारे में हमने last time पढ़ा था, he will deposit with the commissioner a sum of rupees 5000, increased from 2500 by the Workmen's Compensation Act 2009 with effect from 18 January 2010. जितना उनका डिसेबलमेंट का या एक्सीडेंट का कॉम्पनसेशन बनता था बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इफ द एम्प्लॉय डाइज, additional to the compensation, employer will deposit extra 5000 rupees with the commissioner for the payment of the same to the eldest surviving dependent of the employee towards the expenditure of the funeral of that employee. तो एक तरह से उनके फ्यूनरल कॉस्ट, उनके सारे एक्सपेंसेस के लिए 5000 रुपीज वो डिपॉजिट करवाएंगे। कौन डिपॉजिट करवाएंगे? एम्प्लॉयर करवाएंगे। और the person who actually incurred such expenditure, where the employee did not have a dependent or was not living with his dependent at the time of his death. तो अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है या कोई एल्डेस्ट मेंबर नहीं है उनका फैमिली का उस टाइम उनके साथ, या कोई था ही नहीं, so any person who arranged all the made all the funeral arrangements and incurred all the expenses, उनको वो पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। Then review of payment by the commissioner. Any half monthly payment payable under the act, either under an agreement between the parties or under the order of the commissioner, may be reviewed by the commissioner in the following cases. क्या हैं cases? On the application either of the employer or the employee. What will happen here? Just a second. Okay, let's continue.
सो एप्लीकेशंस कमिश्नर को कोई डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोई दे सकते हैं. कौन दे सकते हैं? एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं एंड एम्प्लॉय भी दे सकते हैं. On the application either of the employer or of the employee, accompanied by the certificate of qualified medical practitioner that there has been a change in the condition of the employee. Medical condition या तो जितना expect किया था उससे ज़्यादा problematic हो गई, ठीक है, या फिर it's whatever it is happening is fine, they are now doing fine, जल्दी recover हो गए हैं, तो इसकी वजह से यूजुअली सिचुएशन वर्स होने की वजह से ही पेमेंट में, कॉम्पनसेशन पेमेंट में प्रॉब्लम आएगी. वो एम्प्लॉय रेस करेंगे और जल्दी रिकवर हो गए हैं तो एम्प्लॉयर बोलेंगे कि कॉम्पनसेशन पेमेंट अब प्रोपोर्शनेट करके ये जो सेसेशन वाला केस पड़ा, सेसेशन ऑफ डिसेबलमेंट हो गया, तो जितने दिन का बनता है उतने दिन का दे देंगे. तो दोनों में से किसी भी पार्टी की तरफ से डिस्प्यूट आ सकती है एंड दे विल सिंपली write about that in an application to the commissioner. And on the application made without a medical certificate, subject to the rules made under the act, the commissioner will decide on resolution of that dispute. ठीक है? Then the next question is about consequences. किस चीज़ के consequences? जो अब application दे दिया उसका review होगा. Such review may result in the continuation or increase or decrease or termination. Or if the accident is found to have resulted in permanent disablement, be converted to lump sum to which the employee is entitled, less any amount which he has already received by way of half monthly payments. देखो हमने पढ़ लिए थे compensation के amounts कि अच्छा permanent total disablement के केस में क्या होगा, permanent partial के केस में कितना money होगा, temporary permanent temporary full के केस में क्या होगा, temporary partial के केस में क्या होगा. But a person can never be sure कि हो सकता है जो टेम्पररी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में लग रही थी वो बाद में परमानेंट हो गई, जो डिसेबलमेंट परमानेंटली पार्शियल लग रही थी वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, अब मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. जैसे जैसे एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट चल रहा था दे गॉट वर्स. तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में तो जो हमने कॉम्पनसेशन फॉर्मूलाज पढ़े दे विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ, कन्वर्जन हो गया. तो अब इस केस में क्या कह रहे हैं, ऐसा अगर होता है उनकी हेल्थ में कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, termination of something happened or the accident has resulted in permanent disablement, तो क्या होगा, जो उनको टेम्पररी के टाइम पे हाफ मंथली पेमेंट्स मिल रही थी एज अ कॉम्पनसेशन, उन्हें कन्वर्ट कर देंगे लमसम में. लमसम में उन्हें कन्वर्ट कर देंगे और जितना अमाउंट उन्हें ऑलरेडी मिल गया है उसमें से उसको एडजस्ट कर देंगे डिडक्ट करके, बाकी बचा हुआ जो है वो उन्हें लमसम में दे देंगे. ठीक है, कि परमानेंट डिसेबलमेंट है, दे माइट नीड मनी इमीडिएटली फॉर देयर ट्रीटमेंट्स, वो हाफ मंथली पेमेंट्स विल नॉट बी सफिशिएंट, या फिर इसी रीजन से जो भी गवर्नमेंट ने एक्ट में बताया है परमानेंट डिसेबलमेंट केस में जो लमसम पेमेंट होती है वो उन्हें कंपनी को देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी, एंड जितना अमाउंट उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है हाफ मंथली पेमेंट्स के फॉर्म में उसको एडजस्ट कर देंगे. तो ऐसा है कि एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं जाएगा और जब कंडीशन चेंज हो गई है तो चेंज कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको जो पेमेंट बननी है वो भी मिल जाएगी. सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द रिव्यू. Then commutation of half monthly payments. Any right to receive the half monthly payments may, by agreement between the parties, or if the parties cannot agree, and the payments have been continued for not less than 6 months, be redeemed by the payment of a lump sum of such amount as may be agreed to by the parties or determined by the commissioner. What is happening here? जो payments जानी है by वो decide हो गई थी पहले से, between employer and employee के बीच में discussion में decide हो गया that this much will be the payments which will be given. Or if the parties, या तो agreement था, agreement between the parties was there, or if the parties cannot agree and the payments have been continued for not less than 6 months. पेमेंट्स एम्प्लॉयर ने कुछ बोला, एम्प्लॉय डिस्प्यूट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग फिगर्स के अकॉर्डिंग की पेमेंट तो वही कर रहे हैं, जाती जा रही है, एंड दिस इज हैपनिंग. 6 महीने भी हुए नहीं है इस बात को. व्हाट विल हैपन हियर इज एनी राइट टू रिसीव द हाफ मंथली पेमेंट्स विल बी रिडीम्ड by payment of a lump sum of that amount as agreed to by the parties or determined by the commissioner. क्योंकि क्लैरिटी नहीं है अगर पार्टीज में डिस्प्यूट है तो कमिश्नर के पास केस चला गया है, एंड नाउ व्हाटएवर the amount it is finally ordered to for making the payment by the employer to the employee, वो lump sum में कर देंगे एंड उसमें से एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो हो जाएंगे.
For determination of the amount, an application may be made by either party to the commissioner. कमिश्नर के पास रिक्वेस्ट लेके जाएंगे तभी तो वो उस पर जजमेंट देंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट विल हैपन. अब टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्या होता है? Section 4 of the Employees Compensation Act does not lay down any specific time period within which an employer is liable to pay the compensation in case of death or permanent disablement, whether partial or total. But Section 4A, subsection 1 provides that compensation shall be paid as soon as it falls due. हमने पढ़ा था ना कि ड्यू डेट तो उन्होंने बोली हुई है कुछ कुछ दिन के हिसाब से, लेकिन वो कौन से कॉम्पनसेशन के लिए बोली है अब ये नहीं पता, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बोला है. वो बोल रहा है एज सून एज इट बिकम्स पेबल. व्हेन इट विल बिकम पेबल वो तो अब उनके एम्प्लॉय के एक्सीडेंट के फिर रिपोर्ट्स हुए हैं, मेडिकल कंडीशन क्या है, डॉक्टर्स ने क्या सर्टिफिकेट दिया है, और इफ दे डाइड और परमानेंट डिसेबलमेंट हैज हैपेंड. इन दिस केस द क्लैरिटी इज नॉट देयर, तो बोलते हैं यूजुअली एज सून एज इट फॉल्स ड्यू. तो बेसिकली जितना टाइम में उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स, वो सोचते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, बिकॉज एंड इफ देयर इज सिवेरिटी ऑफ द केस देन दे विल हैव टू सी कि अच्छा क्या प्रोसीजर फॉलो करके करना है. देन प्रोविजनल पेमेंट क्या होती है? वेयर प्रोविजनल पेमेंट is made, the employer does not accept his liability for the compensation to the extent of the amount claimed. He shall be required to make a provisional payment based on the extent of liability which he accepts. डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉय कुछ फिगर बोल रहे हैं इतना मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर कुछ फिगर बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर को प्रोविजनल बेसिस पे अच्छा अभी के लिए तो जितना आपको लगता है सही, एम्प्लॉयर को जितना सही लगता है आप उतना तो पेमेंट कर दो. You make the payment to the extent of liability you accept. Section 4A, subsection 2 of the Act provides that such amount may be paid to the employee or deposited with the commissioner as the case may be. However, such payment will not affect the right of the employee to make any further claim. ये जो उन्हें जितना partial payment employee के हिसाब से partial है, employer के हिसाब से मान लो full है, वो कहना है the law is saying कि employer को जितना लगता है provisionally अभी वो तो दो, वो या तो आप एम्प्लॉय को डायरेक्टली दे दो या कमिश्नर के पास डिपॉजिट करवा दो, वो एम्प्लॉय को दे देंगे. एंड देन इट सेज any such payment will not affect the right of the employee to make any further claim because it is a disputed claim, it was a provisional payment. इसीलिए इसके आगे भी employee की the right to make any further claims is not denied, क्योंकि employee के हिसाब से तो money और ज़्यादा compensation मिलना था, तो provisional और provisional payment हुई है, इसीलिए वो अभी भी बाद में जाके क्लेम और रेज कर सकते हैं. फाइनल पेमेंट जब हो जाती है तब वो क्लेम नहीं कर सकते. हमने केसेस पढ़े थे ना लास्ट क्लास में कि किस केस में एम्प्लॉय एक ऑप्शन चूज कर लेगा तो वो दूसरे ऑप्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते. वो कहना है प्रोविजनल पेमेंट के केस में ऐसा नहीं है, डिस्प्यूट हुआ है इसीलिए प्रोविजनल पेमेंट हो रही है, तो एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग देयर इज सम रेसिडुअल पेमेंट व्हिच कैन बी मेड. तो इस केस में प्रोविजनल पेमेंट के केस में एम्प्लॉय बाद में भी क्लेम रेज कर सकते हैं. अब पेनल्टी क्या है? Penalty is raised where the employer is in default in paying the compensation due under the act within 1 month from the date it fell due. एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने नहीं दिया, then the commissioner will direct the employer to pay a simple interest at 12% per annum or such higher rate as specified by the central government by notification in the official gazette. तो जितना भी अमाउंट बनता था उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 12% पर एनम का, या फिर उससे अगर ज़्यादा रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है नोटिफिकेशन में वो लग जाएगा. और टू पे फर्दर सम नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ एन अमाउंट. कितना अमाउंट? जो ड्यूज थे, जितना कॉम्पनसेशन देना था प्लस उसका जितना इंटरेस्ट बन गया उसका कुछ परसेंट, मैक्सिमम 50% हो सकता है, वो एक पेनल्टी बन जाएगी. वेयर ही थिंक्स दैट देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर द डिले. कमिश्नर को लगता है देयर इज नो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एम्प्लॉयर इन डीलेइंग दिस पेमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन, तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा. कमिश्नर उसके अलावा एक पेनल्टी भी लगा देंगे कि अच्छा मान लो 1000 रुपीज़ देने थे ड्यू, एक महीने के बाद भी नहीं दिए, ठीक है, उस पर 12% इंटरेस्ट लग जाएगा एक महीने का. अब पेनल्टी अगर कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया कि पेनल्टी भी लगेगी इंटरेस्ट के साथ साथ, तो पेनल्टी कितनी होगी? जो 1000 रुपीज़ थे प्लस जो कॉम्पनसेशन था उसका वो कुछ परसेंट बोलेंगे. कितना बोलेंगे?
डिपेंडिंग ऑन देयर जजमेंट, लेकिन वो टोटल उसके अमाउंट के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। However, before passing an order to the employer for payment of penalty, the employer will be given a reasonable opportunity of being heard and to show cause why it should not be passed. Employer को penalty लगाने से पहले commissioner will give a full chance to give an explanation for why they were not able to pass the compensation on time and why the penalty should not be imposed on the employer. उनके defense में जो भी बात करनी है वो करेंगे. The employee or his dependents shall be entitled to get interest and the penalty as the case may be. Okay. अब calculation of monthly wages कैसे करनी है? Monthly wages हैं कौन सी? It means the amount of wages deemed to be payable for a month's service, irrespective of the fact whether the wages are payable by the month or by whatever the other period or piece rates. जितनी भी एक महीने के सर्विस के लिए एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, मतलब वो एक महीने की मंथली वेजेस उसको बस बोल रहे हैं कि वो या तो है तो एक ही महीने की, या फिर मान लो कुछ पीरियड के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है, या फिर पीस रेट के पर पीस प्रोडक्शन के फैक्ट्री में अगर हैं आर के हिसाब से पर पीस प्रोडक्शन के हिसाब से जैसे भी मिलती है, तो उसको मंथली वेजेस के कैलकुलेशन में कैसे करना है. Where the continuous service, case A है, where the continuous service of the continuous period of service of the employee is not less than 12 months immediately before the immediately preceding the accident. Continuous service is not less than 12 months. तो 1/12 of the total wages due in the last 12 months. Total wages पिछले एक साल में employee को जितनी मिली है, अब वो उन्हें क्वार्टर बेसिस पे मिली थी, पीस रेट बेसिस पे मिली थी, एक साल में टोटल जितनी मिली थी उसको एवरेज कर देंगे, उसका एक एवरेज निकाल देंगे 12 महीने के हिसाब से जितना बनता है, उसको मंथली वेजेस मान लिया जाएगा. Then second cases where the whole of the continuous period was less than 1 month. Continuous period of service हमने पढ़ा था ना definitions में, वो less than 1 month है. तो अब एवरेज इसमें मंथली वेजेस क्या काउंट होंगी? एवरेज मंथली अमाउंट earned by the employee during the 12 months immediately preceding the accident. एक्सीडेंट से पहले के 12 months में जितनी मंथली वेज उन्हें मिल रही थी उसका एवरेज, ठीक है. And the third situation is in other cases, including cases in which it is not possible to calculate monthly wages under this section clause B, जो ये less than 1 month की बात हो रही है, for want of necessary information. तब यहाँ पे कैसे calculation हो रही है? 30 से multiply कर रहे हैं total wages earned for the last continuous period of service immediately preceding the accident divided by the number of days comprising such period. Total wages continuous service divided by number of days of continuous service comprising such period. Continuous period of service की बात हो रही है, एक्सीडेंट के पहले की total wages उस continuous period की divided by वो कितने number of days का period था multiplied by 30. तो employer determine करेंगे, commissioner determine करेंगे कि कितनी as the case may be in the case of the accidents, depending on number of continuous periods of service, accordingly monthly wages calculate होंगे for the purpose of calculation of compensation. Okay. अब distribution of compensation करना है. Distribution of compensation की भी different provisions हैं. First is no payment of compensation to the employee or dependents. क्या हो रहा है? The act is saying that no payment of compensation shall be made directly to an employee or his dependents as the case may be. The employer is required to deposit the same with the commissioner. ये पहले भी पढ़ा था कि कोई भी पेमेंट होनी है, कोई भी अमाउंट का अगर डिस्प्यूट है, कोई भी डिपॉजिट्स हैं, एम्प्लॉयर कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नर विल स्टे इन द लूप ऑफ दैट प्रॉब्लम, कमिश्नर बोलेंगे ठीक है आप उन्हें मत दो, मेरे पास रखो, लेकिन एम्प्लॉयर को टाइमली डिपॉजिट करना होगा. Where the employer makes any direct payment to the dependents of the deceased employee, he shall not be discharged from his statutory obligation. अगर in case the employee died and employer ने अपनी तरफ से उनके dependents को कोई भी payment कर दी, किसी भी purpose से कर दी, funeral cost कर दिया या कोई भी जो भी medical bill था last कोई वो pay कर दिया, he will not be discharged from his statutory obligation. By statute कह रहे हैं यानी कि by law, by the ECA Act, अगर उनकी कोई और obligation बनती है कि आपको कमिश्नर के पास डिपॉजिट करना ही था या एम्प्लॉय को आपको इतना तो देना ही था
इट्स नॉट लाइक वो पेमेंट करने से आपकी वो वाली लाइबिलिटी बच जाएगी. You will still be required to discharge that liability. Who will be required? The employer will be required. So that is one. Then the second is payment of advance to the dependent. The employer can make advances of an amount equal to 3 months' wages of a deceased employee on account of compensation to any dependents of that employee, and the same shall be deducted by the commissioner from the actual compensation and repaid to the employer. Employer से तो commissioner रखवा रहे हैं, उसको सिक्योरिटी मान लो, उसको डिस्प्यूटेड अमाउंट मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहें, उन्हें कोई एडवांस में उनकी डिसीज्ड एम्प्लॉयर के फैमिली को 3 मंथ्स तक की जो सैलरी बनती थी उस पर्सन की इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन वो दे सकते हैं. वो कॉम्पनसेशन माना जाएगा. तो अब कमिश्नर के पास जो कॉम्पनसेशन का केस चल रहा है, वो क्या करेंगे, वो दे विल अकाउंट फॉर इट इन देयर डॉक्यूमेंट्स कि इतना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय को दे दिया गया है. तो अगर उससे ज़्यादा कुछ बनता था तो उसका सिर्फ डिफरेंस पे करेगा कमिश्नर एम्प्लॉय की फैमिली को. पूरा ये नहीं है कि एम्प्लॉयर से भी उनको 3 महीने का मिल गया और उतना ही इंक्लूडेड कॉम्पनसेशन जो और ज़्यादा था वो कमिश्नर की तरफ से भी मिल गया. ऐसा भी नहीं होगा. एम्प्लॉयर से डायरेक्टली जो दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एडवांस, वो कमिश्नर जो अमाउंट देना है उसमें से डिडक्ट कर देंगे. दैट इज सिंपली व्हाट विल हैपन. Then deposit of any other sum with the commissioner. The employer is required to deposit any other amount not less than rupees 10 payable as compensation with the commissioner on the behalf of the person entitled thereto. जो डिपॉजिट करना है जिस भी अमाउंट का टोटल कॉम्पनसेशन के अलावा कोई एक्सपेंसेस का था कॉम्पनसेशन या कुछ भी था, ₹10 से नीचे की अगर कॉस्ट है तो वो डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है. बाकी अमाउंट ₹10 से ऊपर का जो भी अमाउंट बनता है किसी एक्सपेंस के कॉम्पनसेशन का, वो उन्हें कमिश्नर के पास डिपॉजिट करवाना होगा. Receipt of the amount by the commissioner, it shall be a sufficient discharge in respect of any compensation deposited with him. कमिश्नर ने बाद में वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, तो जितना भी अमाउंट उनके पास आया है, रिसीव हुआ है, वो उसके हिसाब से करेंगे. Publishing of notice and calling the dependents to appear before him. The commissioner shall, on receiving the deposit of any compensation money in respect of a deceased employee, where he thinks necessary, may by notice published or served on each of the dependents, call upon them to appear on a fixed date for determining the distribution of compensation. एक बार कमिश्नर के पास compensation money employer ने deposit करवा दिया है regarding a deceased employee, तो अगर कमिश्नर को ज़रूरी लगता है वो उनके डिपेंडेंट्स को, उस डिसीज्ड एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को ऑफिस बुला सकते हैं by way of serving a notice for them or publishing a notice in their office for them, and they will be asked to appear before the commissioner on a particular date fixed by the commissioner for determining the distribution of the compensation. Okay. Apportionment of compensation. After making any deduction permissible under the Act, the compensation deposited in respect of the employee shall be apportioned among the dependents of the deceased employee. एक बार कमिश्नर के पास सारा सैलरी चला गया है, सारा कॉम्पनसेशन चला गया है एम्प्लॉयर से, कोई भी जो अगर एक्सपेंसेस थे वो डिडक्ट कर लेंगे. और अगर होता है ना मोर देन वन डिपेंडेंट्स है अगर, तो उनके इसमें जिस हिसाब से उसको डिवाइड करना है, जिसको जितना शेयर मिलना है उस कॉम्पनसेशन में से, विल बी डन बाय द कमिश्नर. Sum payable to a woman or a person under a legal disability. If there is any lump sum deposited with the commissioner is payable to a woman or a person under a legal disability, the same may be invested, applied, or otherwise dealt with for their benefit in a manner as prescribed by the commissioner. कोई वुमन डिपेंडेंट है या फिर देयर इज अ पर्सन विद अ लीगल डिसेबिलिटी, कि लॉ के अकॉर्डिंग ये पर्सन को डिसेबल्ड माना जाता है ना, इतनी परसेंट डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ऐसे कोई पर्सन है, तो इनके केस में जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो बनता है, जो डिपॉजिट हो गया है कमिश्नर के पास, वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके बेनिफिट के लिए. दे कैन अप्लाई इट इन एनी अदर मैनर और दे कैन सिंपली गिव इट टू देम, पे इट टू देम as in the manner as directed by the commissioner. The Act provides that in any other case, the commissioner may pay the money to the person entitled thereto.
entitled, जो भी dependent आएंगे, जो this woman dependent is there or the disabled person with a legal disability is there, the act says that commissioner will pay the money to this person. Half monthly payment to a person under a legal disability, where a half monthly payment is payable to any person under a legal disability, the commissioner may, on his own or an application made to him in this behalf, order that the payment be made during the disability to any dependent of the employee or to any other person whom the commissioner thinks best fitted to provide for the welfare of the employee. अब एक disabled person है तो उनका भी हो सकता है कोई गार्जियन होगा या उनका जो केयरटेकर है या जो भी है, तो इस पर्सन को एक हाफ मंथली पेमेंट का कॉम्पनसेशन जाता है कमिश्नर से, या तो कमिश्नर फिर क्या कर सकते हैं, दे विल से कि इस एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट है या फिर एनी अदर पर्सन जो इस पर्सन का ध्यान रख रहे हैं, who the commissioner thinks best fit to provide for the welfare of the employee, उनके पास ये जो पेमेंट हाफ मंथ कॉम्पनसेशन है वो पेमेंट कर दी जाएगी by the commissioner. The authority to change the order. The commissioner is empowered to change his previous order with the change in circumstances, keeping in mind the interests of the person concerned when an application is made to him in this regard. Commission कोई इस situation change होती है तो it's not like some previous order is set in stone. कोई अगर उनके पास application देता है इस regard में, commissioner will hear about it and he will try to understand the interests of both the parties and he can accordingly change the previous order. अब क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग की, कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एम्प्लॉयर के पास आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो एम्प्लॉयज आते हैं. Employer's liability for compensation when a contractor is engaged. What is happening in this case? A contractor means a person engaged by the employer known as the principal for the purpose of his trade or business. हमने by contract hired होते हैं employees, हमने बहुत cases में पढ़ लिया है. उनका बाकी provident fund, pension fund, इन सब के cases में भी हमने पढ़ा था कि what happens in case there is an employee employed through a contractor. तो compensation के केस में क्या होता है? Generally, a person is liable to pay a compensation for any employment injury suffered by the employee engaged directly by him. आपके जो directly जो employees हैं उनको तो compensation आपकी liability बनती ही बनती है. According to the provisions of Section 12, where an employer engages contractors who hire employees, any employee injured is entitled to recover compensation from the principal employer provided the following conditions are satisfied. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यहाँ पे ऐसे जैसे मान लो आई एम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मेरे अंडर एक तो डायरेक्टली कुछ एम्प्लॉयज हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है जो एम्प्लॉयज लेके आते हैं, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लिया हुआ है. नाउ अब उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉय लेके आए थे ही गॉट इनटू सम ट्रबल, उनके कॉम्पनसेशन देना है, तो उनको कॉम्पनसेशन तब दिया जाएगा व्हेन आई एम satisfied with the following conditions. क्या है conditions? The principal employer engages the contractor for the execution of whole or any part of his work. Contractor को जो hire किया हुआ है employer ने जो hire किया हुआ है contractor, it is for the purpose of executing whole or any part of my work. मैंने पूरा का पूरा factory का काम या पूरा establishment का या पूरे project का या जो भी है उस सब के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया हुआ है या पार्ट ऑफ इट के लिए, कितना पार्ट ऑफ इट के लिए वो डिटरमाइन किया जाएगा. The second condition, the principal employer must have engaged him to do a work which is in the course or for the purpose of his trade or business. I have hired that contractor and उनके जो लेबर उनके अंडर जो एम्प्लॉयज हैं, I have hired them only for the purpose of my business, for the course of my business or trade. ये दो चीजें important है. Sorry, there is a third one also, and the accident must have occurred in or about the vicinity of the employer's premises. जो principal employer के business premises हैं, उसके around या उसी में वो accident injury हुई थी वो labor contractor की, ठीक है. So where the principal is liable to pay a compensation under this section, he will be reimbursed by the contractor or any other person from whom the employee could have recovered compensation. अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं अब उन्हें कॉम्पनसेशन मिलना है तो मान लो उनके कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया, एक लेबर है उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉय है, इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इसको कॉम्पनसेशन मिल गया है.
तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो कॉम्पनसेशन बनता है उसको फिर रीइंबर्समेंट कर दिया जाएगा. However, the employee may also recover the compensation from the contractor instead of the principal. When the employer pays the compensation, he is entitled to be reimbursed by the contractor. Employee को injury हुई है वो contractor से भी recover कर सकता है instead of going to the principal employer. तो इस केस में principal जो है उनको पे कर देंगे और जो contractor जो है उनको reimburse कर देंगे. ठीक है. Section 12 subsection 4 shall not apply in any case where the accident occurred elsewhere than on, in or about the premises on which the principal has undertaken or usually undertakes it to execute the work as the case may be, or which are otherwise under his control or management. ये compensation की जो contractor employees की जो payment है वो तभी होगी जब accident has happened in, on or about the premises of the principal employer. ठीक है. Contracting out क्या होता है? According to this section, any contract whereby an employee relinquishes his right to compensation from the employer on account of personal injury arising out of or in the course of employment is null and void. Employee ने अपनी right, he has relinquished his right to compensation from the employer on account of personal injury which happened during the course of employment. तो अगर उन्होंने तो उस केस में उनकी जो राइट टू दैट कॉम्पनसेशन थी वो उन्होंने खुद ही गिव अप कर दी. एम्प्लॉय हैज relinquish का मतलब उन्होंने गिव अप कर दी. दे हैव themselves given up their right to the compensation on account of their personal injury. तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉम्पनसेशन के लिए इट विल बी रिगार्डेड एज नल एंड वॉइड. एम्प्लॉय ने मना कर दिया. Hence the section provides protection to an employee to whom the employer may induce to agree to a lesser amount or to waive something which he is entitled to recover under the act. So contracting out basically means to protect an employee. How? In case employer is trying to act too smart, वो employer से employee से negotiate कर रहे हैं कि आप ये claim waive off कर दो या फिर इस claim के लिए आपको इससे कम जितना आपका claim है उससे lesser amount दे देंगे. तो basically क्या है उनकी right to compensation है वो effect हो रही है. तो अगर employee बोल दे कि he is giving up his right कि मेरी personal injury है, I am giving up my right to this compensation, it will not be regarded. It will be null and void for this particular injury. Then up commissioner corner, let's finally see. Commissioner means a person appointed for the employee's compensation under section 20 of the act. Appointment कैसे होती है इनकी? Central government does that. The section 20 of the ECA 1923 lays down that the state government by notification in their official gazette appoint any person to be a commissioner for employees compensation for the specified areas in the notification. Because this is a government authorized person, तो इनको कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. नोटिफिकेशन निकलेगा उनका ऑफिशियल गैजेट में कि ये फॉलोइंग एरियाज के लिए दिस इज गोइंग टू बी द कमिश्नर फॉर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन. Where more than one commissioner has been appointed for any area, the state government may by general or specific order regulate the business between them. हो सकता है there is a wider jurisdiction, अब वहाँ पे एक से ज़्यादा कमिश्नर्स हैं, तो अब उस पर्टिकुलर केस के लिए फिर द गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई एक स्पेसिफिक केस के लिए कर सकते हैं. इन जनरल बोल देंगे बिजनेस को डिवाइड करने के लिए, काम को डिवाइड करने के लिए कि हाउ द रेगुलेशन विल बी done. So this will also be done by the direction, by the order of the state government. The commissioner has the authority to choose one or more persons possessing special knowledge to assist him in holding an inquiry and deciding any matter referred under the act. कोई भी inquiry के लिए चाहिए या कोई भी उनको advice चाहिए एक person की अपना decisions लेने के लिए, commissioner को उसकी authority दी गई है कि वो one or more persons as a specialist, as an expert hire कर सकते हैं. Every commissioner shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code IPC 1816. एक public servant उनको treat किया जाएगा. Eligibility. What are the eligibility criteria? According to section 20 of the ECA, the state government may appoint any person to be a commissioner if he is or has been a member of the state judicial service for a period not less than 5 years.
कम से कम 5 years के लिए वो पर्सन स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में मेंबर हैं, तभी उन्हें एलिजिबल माना जाएगा टू बी अ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कमिश्नर. सेकंड क्या है? और he is or has been an advocate or a pleader for not less than 5 years. He has been a practicing lawyer for 5 years. The third is, or he is or has been a gazetted officer for not less than 5 years, having educational qualifications and experience in personal management, human resource development and industrial relations. तो या फिर वो गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर है. अब देखो तीनों में एटलीस्ट 5 years है, नॉट लेस देन 5 years है. या तो वो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में होने चाहिए, या वो एक एडवोकेट होने चाहिए, या एक गेजेटेड ऑफिसर होने चाहिए विद क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन पर्सनल मैनेजमेंट, HR डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. Powers and duties. There are certain powers and duties which have been given to the commissioner. एक क्या है? Power to deposit and distribute commission. हमने अभी पढ़ा कि employer उनके पास deposit करवाता है, फिर वो distribute करते हैं. तो power to deposit and distribute commission, compensation. The second is power to require from the employers the statement regarding the fatal accident. उनको जितनी इंक्वायरी करनी है, उनको जितनी सेशन हियरिंग सेशन करने हैं टू इंस्पेक्ट, टू इंक्वायर थिंग्स, वो एम्प्लॉयर से वो कर सकते हैं. स्टेटमेंट रिगार्डिंग वट एवर द एक्सीडेंट विच द फेटालिटी, द एक्सीडेंट विच हैज हैपेंड. थर्ड इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन्हीं के पास जाके होगी. Power to transfer the matter arising out of any proceedings pending before him or to any other commissioner for report or disposal. One commissioner has a right to transfer a case to another commissioner. कि एक कमिश्नर के पास कोई केस आया हुआ है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, he has the power to transfer it to any another commissioner for report or disposal. कि फाइनल इसका जो रूलिंग है या सेटलमेंट ऑफ द केस है इस कमिश्नर के पास नहीं, वो दूसरे के पास ट्रांसफर कर रहे हैं. इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. हो सकता है उनकी ज्यूरिसडिक्शन का हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, रिपोर्टिंग कहीं और की गई थी एंड सो ऑन. किसी भी रीजन की वजह से ही हैज द पावर टू ट्रांसफर इट टू अनदर कमिश्नर. Then the next one is power to require further deposit in case of a fatal accident. कोई fatal accident था, जितना compensation बनता था उससे ज़्यादा अगर further deposit commissioner को लगता है करवाना चाहिए, तो वो employer को उसका orders दे देंगे. Power of civil court for taking evidence on oath, enforcing the attendance of witnesses, and compelling the production of documents and material objects. Commissioner has the power equivalent of that of a civil court कि वो किसी को भी एविडेंस किसी से एविडेंस मंगवा सकते हैं, विटनेसेस को बुला सकते हैं, एंड कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन हिज ऑफिस ऑन ओथ. मतलब कि जैसे कोर्ट में होता है, सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरह कमिश्नर कैन फंक्शन. ही हैज द पावर टू डू दैट. And the next is power to order the cost incidental to any proceedings before him. Power to submit cases for the decisions of the High Court. अगर हाई कोर्ट में लगता है ये केस जाएगा तो वो अपना केस वहाँ सबमिट कर देंगे. Power to withhold certain payments pending decisions of an appeal. वो पेमेंट्स होल्ड पे डालने के लिए. एंड फाइनली पावर एंड ड्यूटी टू रिकॉर्ड एविडेंस. एविडेंस इकट्ठा करके रखना संभाल के उनकी पावर भी है और उनकी ड्यूटी भी है. उनकी ड्यूटी है कि उनके पास होनी चाहिए, उनकी पावर है कि उन्हीं के पास होनी चाहिए. That is something very important. Now, having said that about the commissioner, अब employers की बात करते हैं. There are certain rights and duties जो employer की भी बनती हैं. एक क्या है? Right to apply to the commissioner. Commissioner के पास वो कभी भी application दे सकते हैं to review half monthly payment to an employee on the basis of change in the condition of his health. ये तो हमने अभी बोला कि एम्प्लॉय को लगता है कि अगर कुछ डिटेरिएशन हो रहा है, या एम्प्लॉयर को लगता है तो इम्प्रूव हो गए, अब आ सकते हैं, तो जो पेमेंट है उसमें रिविजन करना है कुछ, तो वो उसके लिए कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकते हैं. दिस एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. एम्प्लॉयर के पास पूरे प्रूफ होने चाहिए अगर वो उनकी जो हाफ कॉम्पनसेशन पेमेंट है उसमें चेंजेस करवाना चाहते हैं. देन सेकंड इज राइट टू गेट एन एम्प्लॉई who has served notice of an accident medically examined by a qualified medical practitioner. Employer के पास आया है कि notice में आया कि this particular employee has gotten into an accident, so he can ask that employee to get medically examined by a qualified medical practitioner. He must get him examined free of charge within a period of 3 days from the date of the service of the notice.
एम्प्लॉयर को देखना है कि दिस एम्प्लॉय इज मेडिकली, उनके सारे मेडिकल टेस्ट कर दिए जाए विद इन 3 days ऑफ द डेट ऑफ दिस नोटिस। क्योंकि कौन सा नोटिस, एम्प्लॉय नोटिफाई करेगा एम्प्लॉयर को कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब एम्प्लॉयर उसके विद इन 3 days उनका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। थर्ड इज राइट टू मेक एन अपील टू द हाई कोर्ट against the orders of the commissioner where he feels aggrieved by any of these orders specified under section 30. The appeal must be made within 60 days of the order passed by the commissioner. कमिश्नर के ऑफिस में कोई केस गया था, उन्होंने उसकी कोई रूलिंग दे दी। इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट satisfied, he is still aggrieved by the order, he or she can appeal against that order in the high court, and it has to be done within 60 days of the order passed by the commissioner. Now there are अब ड्यूटीज क्या है एम्प्लॉय की, ये तो हुई राइट कि कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जाम करवा सकते हैं, हाई कोर्ट में फर्दर अपील कर सकते हैं। What are the duties? Duty to pay compensation for the employment injury immediately after it becomes due or to deposit the due amount with the commissioner. इंजरी जो हुई थी एम्प्लॉय की, उसके रिगार्डिंग जो compensation बनता है, it has to be deposited with the commissioner. ये तो हमें अब by now you would have realized. The second duty, not to deduct any amount paid to the employee from the compensation payable to him. जितना भी compensation बनता है आप उसमें से कुछ भी unnecessary deduction मत करो. Duty to submit a statement within 30 days of service of a notice by the commissioner. उनके पास अगर नोटिस आया है, कमिश्नर ने उन्हें समन किया है किसी भी केस में, तो विद इन 30 days उन्हें अपनी स्टेटमेंट देनी है। किसे देनी है? एम्प्लॉयर को देनी है। गिविंग द सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय एंड इंडिकेटिंग वेदर इन हिज ओपिनियन compensation on account of the death of that employee. कमिश्नर के पास रिक्वेस्ट आई है, वो तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को बुलाएंगे ना कि अच्छा व्हाट इज योर से, तो विद इन 30 days उनको उसकी अपनी स्टेटमेंट देनी है कि उनकी ओपिनियन में कितना कॉम्पनसेशन बनता है, कॉम्पनसेशन बनता भी है या नहीं। ठीक है। द फोर्थ इज ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कमिश्नर of any accident which occurs on his premises and results in death or serious body injury within 7 days of the occurrence of the death of the event. Some mishap happened in the factory premises या office या establishment में, and the employee died or has suffered serious injuries within the 7, वो injuries उनकी sustain होते होते ज़्यादा बढ़ गई 7 दिन में, तो within 7 days of the occurrence of this event, the commissioner, sorry, the employer will inform the same to the commissioner office. The fifth is duty to maintain a notice book of the premises in accordance with the provisions under section 10(3) of the act. एक notice book बना के रखनी है अपने ऑफिस में employer को. Duty to send a return periodically to the government specifying the number of injuries in respect of which compensation has been paid by the employer during the previous year and the amount of such compensation together with particulars specified by the central government. जो भी पिछले previous year में अगर कोई compensation दिए गए थे regarding injuries and deaths, उस सब का एक format में रिटर्न बनाया जाएगा एंड पीरियोडिकली गवर्नमेंट के पास उसको सबमिट करना है बाय द एम्प्लॉयर इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. देन ड्यूटी टू गेट रजिस्टर्ड any agreement made by him with the employee or his dependents settling the amount of compensation. एक बार एक compensation payment हो गई employee को या उनके dependent family को, तो इस agreement को वो register करवा सकते हैं. किसके पास register करवा सकते हैं? With the commissioner. तो commissioner के पास एक तरह से it's a intimation of the same thing, or it is something like a informing. This is to inform कि he's एक एडिशनल प्रोटेक्शन, एक कवर हो गया कि बाद अभी अग्रीमेंट हो गया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को या उनकी फैमिली को इतना कॉम्पनसेशन दे दिया है, तो उसकी नोटिफिकेशन एक बार या उसकी एक फॉर्मल स्टेटमेंट भी कमिश्नर के पास भी दे दो, ताकि ऐसा ना हो एम्प्लॉय उनके पास चले जाए कोई फर्दर क्लेम करने के लिए. एक बार क्लेम सेटलमेंट हो गया तो मैंने बताया ना कि वो तो हो जाता है अनलेस इट इज अ प्रोविजनल पेमेंट. तो इट इज देयर ड्यूटी, इट इज नॉट जस्ट फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर बेटर इंटरेस्ट, लेकिन उनकी ड्यूटी भी है कमिश्नर के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजना. अब एम्प्लॉयज की क्या है? देयर आर सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयज. द राइट टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर डिसेबलमेंट इन डेथ, इट इज अ वेरी
the most fundamental thing in this act to receive compensation for disablement and death caused by the accident or occupational disease arising out of and in the course of employment. We studied about this in the previous section. Then the second is right to apply to the commissioner to review the half monthly payment if his condition worsens. Temporary disablement के केस में या जो भी मेडिकल लीव पे हैं वो जब उस टाइम डिसेबलमेंट के केस में हाफ मंथली पेमेंट्स उनको कॉम्पनसेशन मिल रही थी. अगर उनकी कंडीशन खराब हो जाती है, deteriorates, it worsens, they can apply to the commissioner to ask them to review the current payment structure. Then the next is right to apply to the commissioner for determining the compensation amount if one, the employer denies the claim, or if he determines an inadequate amount of compensation. वो अब कमिश्नर के पास वी स्टडी नो कमिश्नर के पास एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों एप्लीकेशंस दे सकते हैं. तो अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उनके इंजरी के लिए जो कॉम्पनसेशन बनती है either it is inadequate or the employer has simply denied the claim. उन्होंने कोई भी grounds लेके कि अच्छा this was not out of employment course या ये नहीं था या वो नहीं था, they do that, the employee can directly give an application to the commissioner in this regard. कि आप then the commissioner will determine कि compensation बनता है या नहीं, and बनता है तो कितना बनता है. And the fourth is the right to make an appeal to the High Court where he feels aggrieved by any of the orders specified under Section 30. जैसे employer को right है कि he is not satisfied, he is still aggrieved by the orders of the commissioner. तो वो High Court में appeal कर सकते हैं. Similarly, employee भी, if he is not satisfied with the orders of the commissioner, he can go to the High Court to appeal against the same. ठीक है. अब ड्यूटीज क्या है? एम्प्लॉय ड्यूटी है टू गिव प्रॉपर नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट एंड द ऑक्यूपेशनल डिसीज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सबमिट द क्लेम टू द कमिश्नर within 2 years from the date of occurrence of the accident or from the date of the death. अब एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है, he has got some illness due to his business, तो अब उनकी ड्यूटी है कि वो कमिश्नर के पास एम्प्लॉयर को नोटिफाई करेंगे, कमिश्नर के पास भी एक उनको फॉर्म सबमिट करना है डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग एंड सब क्लेम जितना भी उनका बनता था within 2 years from the date of occurrence of the accident or the date of the death. तो उनके डिपेंडेंस कर सकते हैं, इसीलिए 2 years तक का टाइम दे रहे हैं. The second is the duty to submit himself for medical examination in the event of an accident when he is required by his employer and not to disobey the treatment and instructions given by the medical practitioner. So that is something very basically उनको बोला जा रहा है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई कर दिया कि आपकी एक्सीडेंट हुई है, तो अब एम्प्लॉयर, हमने पढ़ा था ना, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर भी है टू गेट राइट ऑफ द एम्प्लॉयर है टू गेट दिस पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड, क्योंकि उनके पास कॉम्पनसेशन के लिए आएगा तो एम्प्लॉयर का हक बनता है कि अच्छा मैं चेक तो करवाऊँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है. तो अब वो करवा रहे हैं तो एम्प्लॉय की भी ड्यूटी बनती है कि वो डिसोबे ना करें इस ऑर्डर को, वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं व्हेन ही इज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड नॉट टू डिसोबे दिस ऑर्डर एंड द ऑर्डर्स गिवन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर. कि अब उनके डॉक्टर ने आपको कुछ बोल दिया है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है अपनी रिकवरी के लिए, तो आप जो डॉक्टर्स ऑर्डर्स डिसोबे नहीं करने. इट इज देयर ड्यूटी फॉर देयर पर्सनल हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर not to try to manipulate any situation to get more compensation. They should get themselves medically examined and they should not disobey the orders of the employer in this regard and of the medical practitioner on the health advice which they are giving. Okay, so these are the rights and duties of the employees. This sums up your topic on the compensation. ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं मैं आपके. सेसेशन ऑफ डिसेबलमेंट का मतलब है अंजलि, सेसेशन होता है इट हैज कम टू एन एंड, इट हैज एंडेड. डिसेबल्ड थे वो पहले, अब वो डिसेबलमेंट खत्म हो गई है, वो रिकवर हो चुके हैं. केस स्टडी आएगी, केस स्टडी
आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए पहले ज़्यादा आपके लिए प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है. केस स्टडीज आपके केस में आई वुड से देयर इज नॉट अ वेरी हाई चांस, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जैसे हमने पढ़ा है ना कि वो इतना सिंपल, इट विल नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. वो इतना हो सकता है जैसे आपको एक एम्प्लॉयर का सैलरी बता दिया, इतना मंथली वेजेस बनता था और इतना कंटिन्यूस ईयर्स ऑफ सर्विस था और एम्प्लॉयर ने इतना कॉम्पनसेशन दे दिया. So you determine or and now employee has raised this dispute, you tell it is right or not. तो अब क्या है, वो केस स्टडी किस तरह से है आपको, it is very simple, it is not a very, do not get scared by the word case. It is something very simple. आपको आपने प्रोविजंस तो आपको पढ़ने ही है. प्रोविजंस में लिखा है मंथली वेजेस ऐसे कैलकुलेट होती हैं, कॉम्पनसेशन ऐसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला. ठीक है, अब उसका आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जो आपको सारा गिवन होगा वो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना बनता है. सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन ही तो है कि अच्छा दिस फिगर इज राइट, एम्प्लॉय ने इतना दे दिया, यस द एम्प्लॉय इज राइट. या फिर हमने जो पढ़े थे ना कि डिनायल कैसे हो सकता है क्लेम्स का, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ था या नहीं, ऑक्यूपेशनल डिजीज था या नहीं, पर्सनल एक्सीडेंट था, इंजरी, तो दीज आर ग्राउंड्स टू डिसाइड वेदर कॉम्पनसेशन विल बी गिवन और नॉट. तो इफ यू स्टडीड दो ऑल दोज प्रोविजंस, आपको वो बेसिकली वो सिर्फ उतना लिखना होगा. इट विल नॉट बी वेरी समथिंग वेरी डिफरेंट. एंड यूजुअली आपका सिलेबस में इतना सारा ये सब जो है, दिस होल सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसमें सीरीज ऑफ प्रोविजंस, सॉरी नॉट प्रॉब्लम्स, सीरीज ऑफ प्रोविजंस आपके इतने ज्यादा हैं, आप यू शुड बी थरो विद देम. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा तो लिख तो पाओगे, केस भी आएगा अगर आता है, इट विल बी नॉट समथिंग वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चंस आपने मुझसे पहले भी पूछे, तो फिर वही होगा कि कंट्रीब्यूशन कितना बनता, कॉम्पनसेशन कितना बनता. सो अगर आपको बेसिकली उसमें आपको वहां पे भी प्रोविजन ही लिखना है उसके रिगार्डिंग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं होगा वो. हु इज द कमिश्नर इन द पेमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन. कमिश्नर के बारे में इतना सारा डिस्कस कर लिया, यूर आस्किंग हु इज द कमिश्नर. एलिजिबिलिटी बता दूं, देखो कौन है कमिश्नर. एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन के पर्पस के लिए ईसीए एक्ट में ही, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट में ही पर्सन को अपॉइंट किया गया है. कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. एक एरिया में एक से ज्यादा कमिश्नर्स भी हो सकते हैं अगर इफ द नीड बी. ठीक है, तो किस केस में किसका जुरिसडिक्शन बनता है विल बी डिसाइडेड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब ये कमिश्नर की देख लो हमने कि ये नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, इनका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो स्टेट जुडिशियल सर्विस में एडवोकेट होने चाहिए, गेजेटेड ऑफिसर होने चाहिए. ये है कमिश्नर, इनकी सारी पावर्स हैं. एम्प्लॉय को समन करेंगे, एम्प्लॉय को समन करेंगे, सिविल कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग्स करेंगे, डिस्प्यूट सेटल करेंगे. ये दिस इज द कमिश्नर. कमिश्नर के ऊपर आपके इतने सारे प्रोविजंस हैं, ये सारा हमने जो पढ़ लिया है. राइट रंजन, आई होप कंफ्यूजन नहीं है इस रिगार्डिंग. एनी अदर डाउट्स? All right then, this sums up your session for today. Thank you so much. Okay, so there are no more doubts. Thank you.